मेरे दलित भाइयों को मत मारो, उनको मारना बंद करो, गोली मारनी है तो मुझे मारो। ये शब्द थे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के। सोचिए, शायद वो इस बात को भूल गए, लेकिन फिर से हम उनको एक बार याद दिला देते हैं कि आप ही के सरकार वाले राज्य में दलितों की क्या हालत है। दलितों को भारतीय जनता पार्टी ने अपने शासनकाल में वेंटिलेटर पर पहुंचा दिया है और सोशल जस्टिस अपनी सांसें गिन रहा है। और यही सत्यता है, यही सच्चाई है और इस सच्चाई को ठुकराया नहीं जा सकता। सोचिए, इस देश में जाति की जड़ इतनी मजबूत है कि जाति की बात करने वाला जातिवाद माना जाता है और जातिवाद करने वाला लिबरल, सेकुलर और यहां तक कि डेमोक्रेसी का हितैषी माना जाता है, क्योंकि इस देश में यही तो हो रहा है। सोचिए, दलितों की स्थिति इतनी बदतर हो चुकी है कि जानवर ज्यादा सुरक्षित है लेकिन दलित नहीं। उत्तर प्रदेश के ललितपुर में शराब पार्टी में दलित ने जातिवादियों का पैर दबाने से मना कर दिया, जिसको लेकर जातिवादियों ने उसे रॉड से इतना पीटा कि वो इस दुनिया से जा चुका है। ये हालात है बीजेपी शासित राज्यों की। जातिवाद पर कब रोक लगेगी? जातिवाद पर कभी डिबेट क्यों नहीं होती टीवी चैनल्स के अंदर? जातिवाद पर क्यों सेमिनार नहीं होते? क्यों कॉन्फ्रेंसेस नहीं होती हैं? और दलितों की बात करने के लिए दलित नेता ही होना क्यों जरूरी है? इस देश में देश के प्रधानमंत्री तो मंचों से कहते थे ना कि मेरे भाइयों को मत मारो। आज क्या हो गया? जब भाइयों पर लाठियां चलाई जा रही हैं, जब भाइयों की हत्याएं हो रही हैं, जब भाइयों को जातिवाद के आधार पर उनका शोषण हो रहा है, उत्पीड़न हो रहा है, चारों तरफ चुप्पी है। देश के प्रधानमंत्री को शायद ये बयान याद ना हो, लेकिन उन्होंने ये हैदराबाद में अपने भाषण के दौरान 2016 में कहा था कि मेरे दलित भाइयों को मत मारो, गोली मारनी है तो मुझे मारो। लेकिन सोचिए, गोली मारने की तो बात कह सकते हैं लेकिन जातिवाद पर रोक नहीं लगा सकते। जातिवाद क्यों हो रहा है, इस पर आरोपियों को गिरफ्तार कर कर कठोर संज्ञान नहीं ले सकते हैं, क्योंकि इस देश में जो सिस्टम चलाने वाले लोग हैं वो भी एक विशेष जाति से आते हैं। पैर दबाने से मना कर दिया, दलित की हत्या। ललितपुर में शराब पार्टी में दलित ने जातिवादियों का पैर दबाने से मना किया। सम्यक जैन, गजेंद्र गौरव ने लोहे की रॉड से इतना पीटा कि उसकी हत्या हो गई। बीजेपी राज में दलित वेंटिलेटर पर जीने के लिए मजबूर हो गया है। और सोचिए किस तरीके से ये लोग ST SC OBC की बात करते हैं। अरे ST SC OBC के अधिकार तब बचेंगे जब ST SC OBC बचेगा। प्रधानमंत्री ने 2016 के हैदराबाद तेलंगाना में कहा था कि मुझे, मेरे दलित भाइयों को मत मारिए, उन पर हमला मत कीजिए, मारना है तो मुझे मारिए। लेकिन सोचिए, सिर्फ दलित भाई उनके चुनावी खेल का ही मुद्दा है, बाकी ना दलित के बारे में कोई सोचता है, ना दलितों की दशा के बारे में कोई सोचता है और ना ही इन पर जो हो रहा है जातिवाद पर कोई कुछ बोलता है। उत्तराखंड में भी जातिवाद अपनी चरम सीमा पर है। जातीय आतंक का घिनौना चेहरा। उत्तराखंड के चंपावत जिले में एक टैक्सी ड्राइवर ने कम किराए पर सवारी ले जा रहा था, तो सोचिए, सवर्ण जातिवादी ड्राइवरों ने जूतों की माला पहनाकर उसका सार्वजनिक रूप से अपमानित किया। ये लोग सवारी से मनमानी लूट करते हैं, लेकिन अगर कोई दलित सही किराया ले तो उसे अपमानित भी करते हैं। ये कायर झुंड ने इस तरह से दलित को घेर कर मां बहन एवं जाति सूचक गालियां दी कि उसे जूते की माला पहना दी। भरी सड़क पर खड़ा कर कर उसका वीडियो बना लिया। इतने से मन नहीं भरा तो पूरे दलित समाज को अपमानित करने के बाद उसका वीडियो सोशल मीडिया पर डालकर वायरल कर दिया। इतना खूंखार, निर्दयी कोई आतंकी भी नहीं होता, ये जातिवादी ज्यादा ही निर्मम होते हैं। तो सोचिए किस तरीके से हालात हो गए हैं कि आप ईमानदार भी हैं, आप कम किराया भी ले रहे हैं तो आपको भी इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी, क्योंकि इस देश में हर चीज पर कब्जा जातिवादियों का है। एक झुंड बना हुआ है, वो झुंड डिसाइड कर दिया है कि लोगों को कितने में कहां तक लूटना है। और सोचिए, RSS पर करारा हमला बोल रहे हैं प्रियंक खड़गे। मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे हैं, कर्नाटका के गृह मंत्री हैं। प्रियंक खड़गे ने मोहन भागवत को पत्र लिखकर RSS के कानूनी दर्जे, रजिस्ट्रेशन, फंडिंग, आय और व्यवसाय संपत्तियों को सार्वजनिक करने की मांग की है। मोहन भागवत इसे राजनीति से प्रेरित बताकर नहीं बच सकते। RSS को कानून का पालन तो करना चाहिए। तो RSS भी अब बचने वाला नहीं है। सोचिए, गैर राजनीतिक संगठन अगर चलाया जा रहा है इस देश में तो वो क्यों चलाया जा रहा है, उसका काम क्या है, उसको फंडिंग कहाँ से आ रही है? सोचिए, परीक्षा लीक की बात करने वाला युवा को तो कहा जा रहा है कि फंडिंग आ रही है उसके लिए।
उसको मोटा चंदा मिल रहा है, लेकिन असली चंदे चोरों की बात ही नहीं हो रही है। असली चंदे घोटालों की, घोटालेबाजों की, कभी प्रभु राम के चंदे के घोटाले में घोटाला कर रहे हैं, कभी आरएसएस जैसे संगठन अपना सार्वजनिक व्यवसाय का कोई डेटा नहीं देते हैं। तो ऐसे लोगों पर भी गंभीरता से जांच हो, क्योंकि कानून तो सबके लिए बराबर है। जाति और पार्टी देखकर थोड़ी अपराधी माना जाएगा, जाति और पार्टी देखकर बेकसूर लोगों को थोड़ी फंसाया जाएगा। तो देश के हालात इतने बुरे हो चुके हैं कि दलित, पिछड़े, आदिवासी तो अपने अपराध हो रहे हैं, उन पर अत्याचार हो रहे हैं, उसकी भी बात नहीं कर सकता। यूपी के ललितपुर में पैरों की मालिश करने से मना कर दिया, एक दलित युवक को पीट कर हत्या कर दी। इन जातिवादी आतंकियों ने हत्या को दुर्घटना दिखाने के लिए सबको नीचे लाकर सड़क पर रख दिया ताकि अपने गुनाह को छिपा सके। हालांकि पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया, जांच के बाद दोषियों को गिरफ्तार कर लिया। कहीं दलितों को चोरी का आरोप लगाकर मारा जा रहा है, तो कहीं मूंछ रखने पर, घोड़ी चढ़ने पर, कहीं पैरों की मालिश करने पर उसकी हत्या कर दी जा रही है। देश में इतनी निर्मम जाति है, घटनाएं घटित हो रही हैं, लेकिन मीडिया, सरकार, पूरा विपक्ष तमाशबीन बन चुका है। किसी के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। अफसोस, दलित समाज के लोग भी अपने नेताओं की चुप्पी पर सवाल नहीं उठाते हैं। तो सोचिए, दलित नेताओं को क्या हो गया है? जो सर्व समाज की बात करते हैं वो अपनी जाति के लोगों को ही बचा लें, वो दलित, पिछड़े, आदिवासियों को ही बचा लें। तो सोचिए, इस देश में जाति की जड़ इतनी मजबूत है कि कोई इसके लिए आवाज उठाना नहीं चाहता। सबको अपना हित देखना है, सबको अपनी कुर्सी की चिंता है, सबको अपना पेट पालना है। अरे जाति की राजनीति करोगे, जातिवाद पर नहीं बोलोगे तो ऐसे थोड़ी ना चलने वाला है। मैरिड आईपीएस गिरफ्तार। लखनऊ में मिथिलेश शुक्ला नाम का व्यक्ति खुद को आईपीएस अधिकारी बता रहा था और लोगों पर रोप झाड़ रहा था। उसने दुकानदार से 40 रुपए का सामान लिया, पैसे देने से मना कर दिया। दुकानदार ने पुलिस बुला ली। मिथिलेश शुक्ला ने पुलिस कर्मियों पर भी रोप झाड़ा, उन्हें सैल्यूट करने को कहा और उन्हें सस्पेंड करने की भी धमकी देने लगा। शुरुआत में पुलिसकर्मी भी डर गए, लेकिन धीरे धीरे उसने पूछताछ की, सख्ती दिखाई तो फर्जी आईपीएस मिथिलेश शुक्ला की सारी हेकड़ी निकल गई। जांच से पता चला मिथिलेश शुक्ला खुद को आईपीएस बताकर लोगों को ठगता था। ये मैरिट धारियों के कारनामे बड़े कमाल के हैं। 40 की दक्षिणा लूटने के चक्कर में आईपीएस होने का पूरा गुरूर चकनाचूर हो गया। सोचिए, ये कोई पहला केस नहीं है। हमारे देश में तो पूरा कोट का कोट नकली पाया जाता है, वो भी मोदी जी के घिरा जिला गुजरात में। सोचिए, ये हालात हो गए हैं। नकली पुल बनाए जा रहे हैं, नकली टोल टैक्स बनाए जा रहे हैं, नकली आईपीएस घूम रहे हैं, नकली न जाने बड़े बड़े मंत्रालयों के अधिकारी बनकर घूम रहे हैं। इनकी कोई जानकारी नहीं है। घुसपैठिए चुनाव के दौरान आते हैं, इसका डेटा सरकार के पास है। अभिजीत दीप्ति को कहां से फंडिंग हो रही है, इसकी जानकारी सरकार के पास है। लेकिन सोचिए, फर्जी आईपीएस बनकर इस देश में बेकसूर लोगों को कैसे प्रताड़ित कर रहे हैं, कितना सिस्टम में बैठकर लूट मचाते होंगे, इस पर कोई नहीं सुनवाई करेगा, ना ही ये इन तमाम घटनाओं को गंभीरता से लेगा। तो सोचिए, मैरिटधारी लोगों का कोई भरोसा नहीं। ये कभी नकली आईपीएस बन जाते हैं, कभी नकली हिंदू बन जाते हैं, कभी नकली सनातनी बन जाते हैं और कभी नकली गोरक्षक भी बन जाते हैं। पेश है राम मंदिर घोटाले के बाद एसटी/एससी छात्रवृत्ति घोटाला। ईडी ने बीजेपी नेता एमएलसी धर्मेंद्र भारद्वाज के शिक्षण संस्थानों में 15 करोड़ की प्रॉपर्टी जब्त की है। ये मामला एसटी/एससी छात्रों की 29 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप के गड़बड़ झाले से जुड़ा है। तो सोचिए, ये है दलित पिछड़ों की हकीकत की आपकी स्कॉलरशिप, आपके अधिकारों के लिए भी लोग जो हैं घोटाला कर रहे हैं। पैसा तो दलितों तक पहुंच ही नहीं पाता। जो लोग लगातार आरक्षण को गाली देते हैं, वो देखें कि मैरिटधारी किस तरीके से लगातार दलित, पिछड़े, आदिवासियों का पैसा खाकर उनका हक मारने का काम करें। 32 साल से युवक की निर्मम हत्या, सिर काट कर धड़ से अलग किया। देखिए, सवर्णों के शासन में दलितों की क्या स्थिति है। तो दलित जो है वो जानवरों से भी बदतर जिंदगी जी रहा है। आज देश का युवा छात्र खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा। पेपर लीक, महंगी होती शिक्षा, भविष्य में हमारे नौजवान सड़कों पर उतरने को मजबूर कर रहे हैं। छात्रों की इसी आवाज को बुलंद करने के लिए राहुल गांधी शिक्षा बचाओ भविष्य बचाओ देशव्यापी छात्रों की शुरुआत कर रहे हैं। ये यात्रा कोटा से शुरू हो रही है। सोचिए, कोटा से होगी, इलाहाबाद होगी, पटना और उसके बाद दिल्ली होगी। और छात्र जो हैं महंगाई, बेरोजगारी से इतने परेशान हो चुके हैं, पेपर लीक से इतने परेशान हो चुके हैं, लेकिन कोई सुनेगा नहीं इनकी। भारत का एक राजा है जो अमेरिका के आदेश को मानने वाला है। कपिल सिब्बल ने
किसकी तरफ इशारा किया, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि कौन है राजा, किसका कहना माना जा रहा है। कोटा से शुरू करने वाले छात्रों के न्याय की लड़ाई, अब आ रहे हैं जननायक। तो कल राहुल गांधी कोटा पहुंचेंगे, छात्रों को संबोधित करेंगे। लगातार नीट परीक्षा में हुई धांधली को लेकर सड़कों पर आंदोलन हो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं करेगा। बात किस पर होगी कि इन आंदोलन को फंडिंग कौन कर रहा है। अरे छात्रों को सड़कों पर आने के लिए फंडिंग की ज़रूरत नहीं है, उनकी पीड़ा समझो, उनका दर्द समझो। जो लोग हताश निराश है, उनके जो टूटे हुए सपने हैं, उसके साथ वो सड़कों पर आ रहे हैं। लेकिन सोचिए, कोई इन तकलीफ़ों को नहीं देखेगा। सॉरी, मैं बहुत दूर जा रहा हूँ। ये सिर्फ एक सुसाइड नोट की लाइन नहीं, बल्कि उस दबाव की कहानी है जो लाखों हर छात्र दिन रात झेल रहे हैं। 22 साल की उमेश माली ने नीट परीक्षा से कुछ दिन पहले ही अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर ली। और सवाल सिर्फ एक छात्र का नहीं, बल्कि सवाल उस सिस्टम का है जो छात्रों को परीक्षाएं तनाव, लगातार दबाव बनती जा रही है। सोचिए, एक छात्र ने फिर से इस दुनिया को अलविदा कह दिया। कब तक आप इस नाकाम सिस्टम से लड़ेंगे? कब तक आप पेपर लीक की समस्याओं का सामना करेंगे? सोचिए, जब तक पेपर होता है तब तक एज खत्म हो जाती है, जब तक एज होने की कगार पर नौकरी मिलती है तब तक सब कुछ तहस नहस हो चुका होता है। चुनाव के वक्त यही सरकार पूरी ट्रेनों का इंतज़ाम कर लेती है। परीक्षा देने के टाइम छात्रों के हिस्से में बस भीड़, घुटन और बेबसी आती है। तो क्या हालात हो गए हैं कि आप चुनाव के दौरान स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। अभी कांवड़ यात्रा चालू होगी तो फूलों की बरसात कराई जाएगी, पैरों पर मालिश की जाएगी, लेकिन आप अपने लिए नौकरी मांगेंगे तो आपसे बड़ा देशद्रोही कोई नहीं। राहुल गांधी के ऐतिहासिक स्टूडेंट कॉन्क्लेव से पहले कोटा में स्टूडेंट जो हैं इकट्ठे होने लगे हैं। राहुल गांधी करोड़ों छात्रों को संबोधित करेंगे और सोचिए, सैकड़ों छात्रों के साथ जनशताब्दी से कोटा जा रहे हैं, उनके संघर्ष, दर्द, निराशा को सुनने। जब मोदी गैंग उनकी ज़िंदगी बर्बाद करने में लगा है, वही राहुल गांधी जेएनजी को जोड़ने के लिए एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। तो सोचिए, उन तमाम नेताओं को गंभीरता से सोचना चाहिए जो युवाओं के भविष्य के लिए सिर्फ चुनाव के दौरान एक्टिव होते हैं। सोचिए, अगर यही आप अभी से छात्रों के लिए नहीं लड़ेंगे तो देश का भविष्य नहीं बचाने वाले हैं। बाकी सत्ताधारी लोगों ने तो जुमलों का लॉलीपॉप चटाकर लोगों को गुमराह लगातार किया ही रखा है। फिलहाल ये तमाम वो खबरें हैं जो टीवी अखबार आपसे छुपाता है। आप लोग अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।